हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम डिस्कस करेंगे बौद्ध संस्कृति और विदेश के बारे में। किस प्रकार से बौद्ध धर्म विदेशों में फैला और उनकी संस्कृति फैली। इस वीडियो में हम चीन के बारे में जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। चीन भारत और ईरान के बीच स्थित भूभाग को चीनी तुर्किस्तान कहा जाता है। इसी के अंतर्गत प्राचीन खोतान राज्य था। खोतान, जो कि वर्तमान में इसका नाम खोतान है। खोतान में मुख्य रूप से उइगुर लोग बसते हैं। खोतान के मार्ग से ही बौद्ध धर्म चीन पहुंचा। एक समय में खोतान बुद्ध धर्म की शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के पुत्र कुनाल ने यहाँ आकर बौद्ध राज्य की स्थापना की थी। कुनाल के पुत्र येउल तथा पौत्र विजित संभव हुए। विजित संभव के शासन काल में 5वें वर्ष में बौद्धाचार्य वैरोचन ने खोतान में बौद्ध धर्म का प्रचार किए, जो कि आप यह तस्वीर भी देख सकते हैं। इतिहासकारों ने इस तस्वीर को 7वीं-8वीं शताब्दी का बताया है। इसके अलावा चीनी यात्री फाहियान ने भी खोतान के बारे में काफी कुछ लिखा है। चीनी यात्री जो कि 399 से 414 ईस्वी के बीच में भारत आए थे, भारत की यात्रा की थी और उस समय का इतिहास बताया था। वहां पर आंखों देखा नजारा बताया था। उन्होंने क्या लिखा? प्रत्येक घर के द्वार पर धम्म स्तूप स्थापित हैं। छोटे से छोटा स्तूप भी 20 हाथ से अधिक ऊंचा होगा। फाहियान को खोतान के गोमती संघाराम में ठहराया गया था। फाहियान रथ यात्रा को देखने के लिए यहाँ 3 महीनों तक ठहरे थे। फाहियान ने खोतान में राजा के नौविहार का उल्लेख भी किया है। बताया गया है कि यह 80 वर्षों में बना और पूरे 3 राजाओं के शासन काल तक बना। राजा के नौविहार पर सुंदर खुदाई का काम और कारीगरी भी की गई थी। ऊपर सोने चांदी के पत्र चढ़े थे और भांति भांति के रत्न जुड़े थे। फाहियान के इस विवरण से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि खोतान में राजा और प्रजा दोनों ही बौद्ध थे। यहाँ के बौद्ध विहार शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। धर्मक्षेम नामक बौद्ध विद्वान चीन से महापरिनिर्वाण सूत्र की पांडुलिपि की खोज में 433 ईस्वी में खोतान आए। इससे यहाँ की समृद्ध विरासत का पता हमें चलता है। कूची भी खोतान के समान बौद्ध सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। वहां भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्राचीन समय से ही हो चुका था। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक कुमार जीव का जन्म कूची में हुआ था। कुमार जीव ईसा से 4वीं सदी में हुए थे। इन्होंने चीन में रहकर अनेक भारतीय बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किए थे और इसी के बेसिस पर हमें बुद्ध धर्म का हमें आज के समय में सही इतिहास पता चलता है। क्योंकि जो भारत में उस समय पर बौद्ध धर्म था, जितने भी उस समय पर ग्रंथ लिखे गए थे उनको नष्ट कर दिया गया था और जो नए सिरे से ग्रंथ लिखे गए उनमें काफी ज्यादा मिलावट हुई, इतिहास के साथ घालमेल हुआ। लेकिन जो हमें चीनी ग्रंथों से उस समय का सच्चा इतिहास पता चलता है वह इन्हीं ग्रंथों से पता चलता है, जिनमें से फाहियान, वैनसांग तथा इत्सिंग जैसे विद्वान शामिल हैं। तिब्बत हिमालय के उत्तर में बहुत ऊंचे पठार पर बसा है। तिब्बत के लोग बौद्ध हैं। 7वीं सदी में सम्राट सोंगसेन गंपो ने तिब्बत के पश्चिम में स्थित झकझुंग राज्य जीत लिया था। उनकी अनेक पत्नियों में से एक नेपाल से, दूसरी चीन से और तीसरी झकझुंग से थी। कहा जाता है कि ये राजकुमारियां अपने साथ बुद्ध की प्रतिमाएं लेकर गई थी। इससे सम्राट के मन में धम्म के प्रति आस्था उत्पन्न हुई। सोंगसेन गंपो एक लिखित भाषा विकसित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री थोनिम संभोट को भारत भेजा। खोतान
उस समय पर शक्तिशाली बौद्ध साम्राज्य था। संभोट ने तिब्बती भाषा के लिए वर्णमाला तथा व्याकरण का आविष्कार किया। उन्हें तिब्बती साहित्य का जनक भी कहा जाता है। सोंगसेन गम्पो का उद्देश्य भारतीय बौद्ध ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद करना था। यह अनुवाद वे इसलिए कराना चाहते थे ताकि इससे बौद्ध धर्म की लोकप्रियता बढ़ेगी। इसके पूर्व तिब्बत में लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। बुद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से वहां के राजा ने नालंदा और ओदंतपुरी विश्वविद्यालयों से क्रमशः शांति रक्षित एवं पद्म संभव को तिब्बत आमंत्रित किया, जो कि उस समय के विद्वान थे। ये विद्वान तिब्बत जाकर धम्म का मार्ग प्रशस्त किए। 11वीं सदी में अतीश दीपंकर तिब्बत गए। उन्होंने अनेक वर्षों तक वहां निवास कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। तिब्बत में कई बौद्ध स्तूप और मठ स्थापित हुए। वहां के मठों और विहारों का निर्माण भारतीय विहारों की शैली में किया गया। समय विहार की वास्तुकला इसका उदाहरण है, आप लोग देख सकते हैं। चीनी सम्राट मिंगती के आमंत्रण पर 2 बौद्ध भारतीय विद्वान 67 ईस्वी में सबसे पहले चीन गए थे। एक नाम कश्यप मातंग और दूसरे का नाम धर्म रक्षित था। धर्म रक्षित का एक नाम धर्म रत्न भी मिलता है। कश्यप मातंग का जन्म मगध में हुआ, लेकिन चीन जाते समय वे गंधार में रहते थे। कश्यप मातंग और धर्म रत्न बौद्ध धर्म की पुस्तकें चीन ले गए। वे एक श्वेत घोड़े पर सवार होकर गए थे। चीनी सम्राट ने उन्हें रहने के लिए श्वेताश्व विहार का निर्माण करवाया। यही चीन का प्राचीनतम बौद्ध विहार है। आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म चीन में फैला और चीनी सम्राटों ने भारतीय विद्वानों को अपने देश में बुलवाया और यहाँ पर धर्म की स्थापना करवाई। यह धर्म किसी तलवार के दम पर नहीं, किसी लोक लालच के दम पर नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और विचारधारा के दम पर विश्व में फैला। शुरुआती दौर में बौद्ध धर्म को कन्फ्यूशियस मतानुयायियों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे चीन में बौद्ध धर्म का समर्थन प्राप्त होने लगा। 2वीं सदी में प्रसिद्ध दार्शनिक मोत्सु ने बौद्ध धर्म को कन्फ्यूशियस के धर्म से श्रेष्ठ बतलाया। चीनी सम्राट वू तथा मिन के समय में यहाँ के अनेक बौद्ध मठों एवं विहारों का निर्माण कराया गया। लगभग 100 वर्षों बाद दक्षिणी चीन के राजा लियांग वूती ने बौद्ध धर्म को राज धर्म का दर्जा दिया। वोई, सुई और तांग राजवंशों ने बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण दिए। आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय पर बौद्ध धर्म का कितना बड़ा प्रभाव रहा होगा। तांग काल को तो इतिहास में चीन का बौद्ध काल कहा जाता है। तांग काल में प्रभाकर मित्र, दिवाकर, बोधि रुचि, अबोध वज्र, वज्र मित्र जैसे विद्वान चीन गए। अनेक चीनी यात्री भी बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आए। फाइयान, वैनसांग, इत्सिंग इसमें सबसे प्रमुख हैं। भारत के कई विद्वान चीन में लोकप्रिय हुए। उनमें से एक नाम बोधि धर्मन का भी है। आप लोगों ने यह नाम जरूर सुना होगा। यहीं से जो मार्शल आर्ट है वह चीन पहुंचा। कांचीपुरम के बौद्ध धर्म वहां इतने लोकप्रिय हुए कि उनकी वहां पूजा होने लगी। बौद्ध धर्म के प्रचार के साथ चीन में अनेक बौद्ध गुफाएं भी बनवाई गईं। इन गुफाओं में कई चट्टानें काटकर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गईं, तो कहीं इसके अंदर चित्रकारी की गई। दुन हुआंग और लांगमैन के गुफा परिसर दुनिया में प्रसिद्ध है। आप लोग जाकर इसे देख सकते हैं। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया
कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म चीन पहुंचा। किसी तलवार के दम पर नहीं, किसी गुमराह करने के दम पर नहीं, अपनी विचारधारा के दम पर यह धर्म चीन में फैला और साथ ही साथ पूरे एशिया में फैला। आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।